इस घर में जल्दी से बहू आ जाए, फिर तो मैं पलंग पर ही पानी मंगा कर पीऊंगा। नई मारुति दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई थी। शायद भैया के ससुराल वाले आए थे। बाबूजी चुपचाप दरवाजे के ओट में हाथ जोड़कर खड़े हो गए और माँ, जो पीछे आंगन में झाड़ दे रही थी, भाभी की आवाज लगाते ही हड़बड़ी में अस्त व्यस्त साड़ी में ही बाहर दौड़ आई। आते ही भैया की छोटी साली ने रिंकू को गोद में भर लिया और अपने साथ लाए हुए कई कीमती खिलौनों को देकर उसे बहलाने लगी। ड्राइंग रूम में भैया के सास ससुर तथा भैया भाभी की गपशप आरंभ हो गई थी। भाभी ने माँ को झटपट नाश्ता और चाय बनाने को कह दिया। माँ ने मुझसे पूछकर अपनी मैली साड़ी बदल डाली और रसोई में व्यस्त हो गई। माँ और बाबूजी के साथ ही ऐसा समय मुझ में बड़ा कष्ट प्रतीत होता था। इधर भैया भाभी के हंसी ठहाके और उधर माँ के ऊपर पड़ता बोझ। यह वही माँ थी जो भैया की शादी से पूर्व कहा करती थी, इस घर में जल्दी से बहू आ जाए, फिर तो मैं पलंग पर ही पानी मंगाकर पीऊंगी। और बहू आने के बाद कई बार पानी का गिलास भी बहू के हाथ में थमाना पड़ता था। जिस दिन भैया के ससुराल वाले आते थे, माँ कप प्लेट धोने और बर्तन मांजने का काम और भी फुर्ती से करने लगती थी। घर के छोटे बड़े काम से लेकर बाजार में खरीदारी करने तक का सारा भार बाबूजी का पर एक मुश्त टूट पड़ता था। कई बार यह सब देखकर मन भर आता था, क्योंकि उन लोगों के आते ही माँ बाबूजी बहुत छोटे पड़ जाते थे। दरवाजे के बाहर बच्चों का शोरगुल सुनकर मैंने बाहर झांक कर देखा। कई मैले कुचले बच्चे चमचमाती कार के पास एकत्रित हो गए थे। भैया थोड़ी थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर निकलकर देख लेते थे और बच्चों को इस तरह डांटते खदेड़ते थे मानो वो कोई आवारा पशु हो। भैया के सास ससुर के मध्यम रिंकू की पढ़ाई तथा संस्कारों के बारे में वाक युद्ध छिड़ा हुआ था। रिंकू बाबूजी द्वारा स्थापित मोहल्ले के शिशु विहार में पढ़ता था, किंतु भाभी और उनके पिताजी का इरादा रिंकू को किसी पब्लिक स्कूल में दाखिला दिलवाने का था। भाभी के पिताजी बोले, इंग्लिश में स्कूल में पढ़ेगा तो संस्कार भी बदलेंगे, वरना यहाँ रहकर तो बच्चा खराब हो जाएगा। इससे पहले भी रिंकू को पब्लिक स्कूल भेजने की बात को लेकर कई बार भैया भाभी आपस में उलझ पड़े थे। भैया खर्च के बोझ की बात करते थे तो भाभी घर के खर्चों में कटौती करने को बात कहती थी, पर हर बार तमक कर एक ही बात कहती थी, लोग पागल ही हैं जो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं। इन स्कूलों के बच्चे ही अच्छे पद पर पहुंचते हैं। भैया ने उत्तर रह जाते थे। बड़े उत्साह से भाभी ने स्कूल से फार्म मंगवाया था। रिंकू को किस प्रकार तैयारी करवानी थी, इस विषय में मुझे भी कई हिदायत दी थी। वह स्वयं सुबह जल्दी उठ रिंकू को पढ़ाने बैठ जाती थी। उन्होंने कई बातें रिंकू को तोते की तरह रटा दी थी। वह उठते बैठते सोते जागते उसे छोटे से बच्चे के मस्तिष्क में कई तरह की सामान्य ज्ञान की बातें भरती रहती थी। अब माँ और बाबूजी के साथ रिंकू का खेलना, घूमना, बातें करना, चहकना काफ़ी कम हो गया था। एक दिन वह माँ बाबूजी के सामने ही मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलने लगा। भाभी उबलती हुई आई और टपक कर बाबूजी को भला बुरा कहने लगी, आप रिंकू की जिंदगी को बर्बाद करके छोड़ेंगे। असभ्य, गंदे और नीचर बच्चों के साथ खेलेगा तो क्या सीखेगा। और बाबूजी ने उसी समय दुलारते हुए रिंकू को अपनी गोद में भर लिया था। भाभी की बात सुनकर मेरे दिल में हलचल सी मच गई थी। ये अमीर लोग
क्या इतनी भावना शून्य होती है? भला बच्चों के बीच असमानता की खाई कैसी? बच्चा तो बच्चों के साथ ही खेलता है। एक मुरझाए हुए फूल से हम खुशबू की आशा कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं सोचती भाभी यह सब कुछ? एक बार उबलता दूध रिंकू के हाथ पर गिर गया था। वह दर्द से तड़प रहा था। सारा मोहल्ला परेशान होकर एकत्रित हो गया था। तरह तरह की दवाइयाँ, तरह तरह के सुझाव। बच्चे तो रिंकू को छोड़कर जाने को ही तैयार नहीं थे। आश्चर्य तो तब हुआ जब भाभी के मुंह से उन बच्चों के प्रति वात्सल्य के दो बोल भी नहीं फूटे। वह उनकी भावनाओं के साथ उमड़ते हुए प्यार के साथ तालमेल ही नहीं बैठा पाई थी। भाभी भी क्या करती, उनके स्वयं के संस्कार ही ऐसे बने थे। वह एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखती थी। पिता और भाइयों का लंबा चौड़ा व्यवसाय है। कॉलेज के जमाने से ही वह भैया पर लट्टू थी। उनका प्यार दिनों दिन बढ़ता गया। मध्यम वर्गीय भैया ने कई बार अपनी परिस्थिति की यथार्थ का बोध कराया, लेकिन वह तो उनके प्यार में दीवानी हुई जा रही थी। सम विषम ऊंच नीच का विचार न करके उन्होंने भैया को अपना जीवन साथी स्वीकार कर ही लिया। जब इस घर में आने के बाद एक के बाद एक अभावों का खाता खुलने लगा तो वह एकाएक जैसे ढाहने सी लगी थी। उन्होंने ही ड्राइंग रूम की सजावट और संगीत की धुनों को पहचाना था। इंसानों के साथ जज्बाती रिश्तों को वह क्या जाने। वह अभाव की परिभाषा से बेखबर रिंकू को अपने भाइयों के बच्चों की तरह ढालना चाहती थी। भाई की औकात, भाई की मजबूरी, भाई की हैसियत का अंदाज़ा क्यों कर उन्हें होता। कभी कभी गाली तो भैया पर भी होती थी। वह कैसे भाभी के ही सांचे में ढल गए थे। क्या वह भाभी को अपने अनुरूप नहीं ढाल सकते थे? रिंकू टेस्ट में पास हो गया था। भाभी की खुशी का ठिकाना ना रहा था। मानो उनकी कोई मनमानी मुराद पूरी हो गई थी। अब वह बड़ी खुश नज़र आने लगी थी। जुलाई से रिंकू को स्कूल में भेजे जाने की तैयारी होने लगी थी। नए कपड़े बनवाए गए थे। जूते, टाई तथा अन्य कई ज़रूरतों की वस्तुएं खरीदी गई थी। अब तो भाभी रिंकू के साथ टूटी फूटी अंग्रेज़ों में बातें भी करने लगी थी। उस शिष्टाचार सिखाने लगी थी। भाभी रिंकू को जल्द उठा देती थी। बेटा, देखा नहीं तुम्हारे मामा के रितु पिंकी कैसे अपने हाथ से काम करती है? तुम्हें भी काम स्वयं करना चाहिए। थोड़ा चुस्त बनो। भाभी उस नन्ही जान को चुस्त बनाना सिखा रही थी, जिसे खुद चुस्त का अर्थ मालूम नहीं था। माँ और बाबूजी रिंकू से अलग होने की बात सोचकर ही अंदर विचलित हो रहे थे। आखिर रिंकू के जाने का निश्चित दिन आ गया था। स्कूल ड्रेस में रिंकू सचमुच बदल गया था। वह जाते समय मुझसे लिपट गया। मैंने उसे बड़े प्यार से पुचकार कर समझाया, तुम वहाँ रहने नहीं पढ़ने जा रहे हो। वहाँ तुम्हारे जैसे बहुत से बच्चे होंगे। उनमें से कई तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। उनके साथ पढ़ना, उनके साथ खेलना। तुम हर छुट्टी में घर आ जाओगे। फिर माँ
बाबूजी भी तुमसे मिलने आते रहेंगे। भाभी भी उसे समझाती रही। तरह तरह के प्रलोभन देकर माँ और बाबूजी के कंठ से आवाज ही नहीं निकल रही थी। बस वो बार बार रिंकू को चूम रहे थे। रिंकू की विदाई का क्षण मुझे भी रुला गया। बोगन बलिया के फूलों की से ढके दरवाजे के पास से विदाई के समय हाथ हिलाते हुए रिंकू माँ और बाबूजी के उठे हाथ तथा आंसुओं से भीगा चेहरा, उस खामोश वातावरण में एक आवाज उभरती रही थी। बोगन बेलिया के फूलों की पुरानी पंखुड़ियाँ हवा के तेज झोंके से खर खर नीचे गिरने लगी थी। उसके बाद उसमें संस्कार के नए फूल खिलेंगे और अपनी महक बिखरेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।